हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम साइंस क्लास 8 साइंस का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 साउंड। आज हम इस चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता चलता है जब आप स्कूल में गए हैं तो आपका एक पीरियड ख़त्म हो गया है? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. आप इजीली पता लगा लेते हैं, आपको एकदम पता चल जाता है कि कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है जब वो दरवाज़ा खटखटाता है, या आपके घर में अगर डोरबेल लगी हुई है तो उसकी आवाज़ सुन के आप पता लगा लेते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। मोस्ट ऑफ द टाइम you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. और बहुत बार ऐसा होता है कि आप एकदम बता देते हैं फुट स्टेप्स को सुन के, कदमों की आहट को सुन के बता देते हैं कि आपके आसपास कोई है या कोई आपके पास आ रहा है। You might have played a game called hide and seek. बहुत ही पॉपुलर गेम है, लुका छिपी बोलते हैं इसको हिंदी में। आपने खेल तो खेला ही होगा अपने बचपन में। इन दिस गेम ए पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। इस खेल में क्या करते हैं, एक इंसान को या एक बच्चे को तो आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उसे जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको पकड़ना होता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर? तो जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है वो कैसे अंदाज़ा लगाता है, कैसे गैस करता है कि कौन सा प्लेयर उसके बिल्कुल पास है? ये सब साउंड की वजह से होता है। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। साउंड का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। साउंड की मदद से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, दूसरे की आवाज़ को हम सुन सकते हैं और अपनी आवाज़ को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा वैरायटी की साउंड सुनते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास आप कौन कौन सी साउंड सुनते हैं उनकी आप लिस्ट बनाएंगे। जैसे व्हीकल्स की साउंड है, पशुओं की साउंड है, कुत्ते भौंकते हैं, और पक्षियों की साउंड है जैसे कौवे हैं, चिड़ियाँ हैं, चींची करती हैं। हमारे घर के आसपास तो स्क्विरल्स की भी बहुत ज़्यादा संख्या है, तो सारा दिन उनकी चींची की आवाज़ सुनती है। इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। और अपने स्कूल में जो म्यूज़िक रूम होता है वहाँ पर तो हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्लूट है, तबला है और हारमोनियम है। हमें इन सब की साउंड सुनने को मिलती है म्यूज़िक रूम में। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? एक जगह से दूसरी जगह तक ये कैसे पहुँचती है? हाउ डू वी हियर साउंड? और हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन द अदर्स? कुछ साउंड्स लाउड होती हैं, कुछ श्रिल होती हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि साउंड का हमारी लाइफ में क्या रोल है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है साउंड का, और इससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है। और अब हमें इसके अंदर जब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। देखिए, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ये तो पता चल गया कि साउंड से ही हमें सारी चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, ठीक है, और हमें कैसे सुनाई देती है। और कुछ साउंड लाउडर होती हैं दूसरों के कंपैरिजन में। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। तो हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन का कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़।
What do you feel? Again touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? अपने जो स्कूल के अंदर आप जाते हैं तो जो बेल होती है उसको टच करके देखिए, जब वो यूज़ में नहीं है, बिल्कुल रेस्ट में है, तो आपको कैसा फील होता है। ठीक है, अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और इसको बजा के देखिए, इस पर आप कुछ मार के देखिए तो आपको कैसा फील होता है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? आपको कंपन महसूस होती है जब आप इसको स्टिक से मारते हैं या स्टिक से इसको टच करते हैं तो आपको कंपन महसूस होती है। तो अब पता चल गया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। आप कोई भी एक मेटल प्लेट लेंगे और उसको आप टांग देंगे, दीवार से थोड़ा दूर टांगेंगे उसको। नाउ स्ट्राइक इट विद ए स्टिक। अब इसको एक स्टिक से स्ट्राइक करेंगे। डू यू हियर अ साउंड? आपको एक साउंड सुनाई देगी। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर। डू यू फील द वाइब्रेशंस? अब आप इस पर हाथ लगा के देखेंगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, आपको कंपन महसूस होगा। आप एक एक्टिविटी और कर सकते हैं घर पे ही। टेक ए रबड़ बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। ये एक पेंसिल बॉक्स है और पेंसिल बॉक्स के आपने क्या करना है, पेंसिल बॉक्स के ऊपर लंबाई की साइड में आपको एक रबड़ बैंड लगाना है और इसमें आप 2 पेंसिल डाल देंगे। नाउ प्लग द रबड़ बैंड समवेयर इन द मिडल। यहाँ से बीच से आपको रबड़ बैंड को खींचना है। डू यू हियर एनी साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट? क्या आपको कोई साउंड सुनाई देती है? क्या बैंड के अंदर वाइब्रेशन होती है? जब आप इसको एक बार अपनी तरफ खींचेंगे फिर इसको छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस नज़र आएंगी, आपको साउंड नज़र आएगी, साउंड आपको सुनाई देगी। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन को हमने डेफिनेशन लिख सकते हैं आप इसकी वाइब्रेशन की, कि आगे पीछे ऊपर नीचे जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेस्ड बैंड इज प्लग्ड, जब इस बैंड को प्लग किया जाता है, खींचा जाता है, इट वाइब्रेट्स, वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डजंट प्रोड्यूस साउंड। जब इसमें वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो साउंड भी ख़त्म हो जाएगी। एक एक्टिविटी और आप घर पे कर सकते हैं। एक्टिविटी 13.3 है। टेक ए मेटल डिश। आप एक मेटल की प्लेट लेंगे, प्योर वाटर इन इट, इसके अंदर आप पानी डाल देंगे। स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद ए स्पून, और चम्मच से इसके किनारे पर मारेंगे इसको, चम्मच को, जो ये प्लेट दिखा रखी है, चम्मच से इसके किनारे के ऊपर मारना है। ठीक है, क्या होगा? डू यू हियर ए साउंड? क्या आपको एक आवाज़ सुनाई देती है? आवाज़ सुनाई देती है। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। एक बार फिर से हम इस पे प्लेट पे चम्मच से मारेंगे और इसको टच करके देखेंगे, हमें इसके अंदर कंपन महसूस होगा। स्ट्राइक द डिश अगेन एंड लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब हम वाटर जो इसके अंदर डाल रखा है प्लेट के अंदर उसको देखेंगे। डू यू सी एनी वाटर वेव्स देयर? क्या आपको वहाँ पे कोई वेव्स दिखाई दे रही हैं? वहाँ पर हमें वेव्स दिखाई देती हैं। नाउ होल्ड द डिश। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? हमें वाटर के सरफेस पे वेव्स दिखाई देती हैं। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट द साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी? तो यहाँ पे जो ये प्लेट दिखा रखी है, प्लेट के अंदर पानी है। अगर हम स्पून से इसके एज के ऊपर मारते हैं तो हमें पहले तो साउंड प्रोड्यूस होगी। जब हम इसको टच करके देखेंगे तो वाइब्रेशंस फील होती हैं और पानी के अंदर भी वाइब्रेशंस आ जाते हैं, वेव्स बन जाती हैं। वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस में तो हमें वाइब्रेशंस इजीली दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है और हमें वाइब्रेशंस दिखाई नहीं देती, हम उनको केवल फील कर सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। हमें कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं और उनके पार्ट्स के बारे में बता रखा है कि जो पार्ट उनका वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है वीणा, इसके अंदर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स होते हैं। सेकंड है तबला, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर। थर्ड है सितार, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स होते हैं इसके अंदर।
फोर्थ है फ्लूट, एयर कॉलम्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। फिफ्थ है ढोलक, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन से ही इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, सिम्बल्स, द घाटम एंड द नोट, मडपोर्ट्स एंड द करताल। तो आपने मंजीरा, घाटम, नोट और करताल ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे होंगे। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन, सिंपली इनको पीटा जाता है और या फिर इनको स्ट्रक किया जाता है। कैन यू नेम ए फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप? यू कैन आल्सो मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक घाटम दिखा रखा है और ये मंजीरा दिखा रखा है। एक्टिविटी है 13.5। इसके अंदर क्या रखा है, एक लड़का दिखा रखा है और इसके पास यहाँ पे 6 बाउल्स हैं या टम्बलर्स बोल सकते हैं इसको। टेक 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स। हम इतने 6 से लेकर 8 तक बाउल्स लेंगे। फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, और हमें उनको अलग अलग लेवल्स तक भरना है। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके अंदर बहुत कम पानी है, दूसरे में बढ़ता गया, तीसरे में और ज़्यादा है, चौथे में और ज़्यादा है, पाँचवें में और ज़्यादा, सिक्स्थ में ये लगभग 80% भरा हुआ है। अब हमें क्या करना है, नाउ टेक ए पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल जेंटली। अब हमें एक पेंसिल लेनी है और यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। यू विल हीयर प्लीजेंट साउंड, आपको बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई देती, मधुर आवाज़ सुनाई देगी। दिस इज़ योर जल तरंग, इसको क्या बोलते हैं, जल तरंग बोलते हैं। When we speak, does any part of our body vibrate? अभी तक तो हमने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं, जब हम उनको पीटते हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, कंपन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हम अपने बारे में करेंगे कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, इंसानों में आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग और बज लाइक ए बी। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट, डू यू फील एनी वाइब्रेशन। आप जोर से बोलेंगे या एक कोई गाना गाएंगे या मधुमक्खी की तरह आप बजिंग करेंगे और अपने थ्रोट पर आप हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। इंसानों में साउंड वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से प्रोड्यूस होती है। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि इन ह्यूमन साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डैश, और तो आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे उसके अंदर लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आपका आंसर राइट है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप अपने फिंगर्स अपने गले पर रखेंगे तो आपको एक हार्ड बम्प फील होगा। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स, इसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये विंड पाइप के बिल्कुल ऊपर वाले एंड पे होता है। 2 vocal cords are stressed across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। 2 vocal cords होते हैं, ये यहाँ पे वॉइस बॉक्स दिखा रखा है। जब आप खाना खाते हैं तो आपको एक हार्ड बम्प लगता है, तो ये यहाँ पे जो हार्ड बम्प है लैरिंक्स होता है और ये ट्रैकिया विंड पाइप उसके ऊपर वाले एंड पे होता है। ये यहाँ पे 2 वोकल कॉर्ड्स दिखा रखे हैं जो वॉइस बॉक्स में इस तरह से स्ट्रेच होते हैं कि उनके बीच में एक स्लिट बच जाती है, ये वाली स्लिट बच जाती है। क्या यूज़ होता है स्लिट का, इससे एयर पास हो सकती है। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जब लंग्स में से हवा ऊपर की तरफ जाएगी स्लिट में से, तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशन होती है।
जब वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स लाइट और टाइट और लूज। यहाँ पे मसल्स अटैच होती हैं वोकल कॉर्ड से, ये वोकल कॉर्ड्स को टाइट कर सकती हैं या लूज़ कर सकती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different. जब vocal cords टाइट होते हैं तो उस टाइम अलग वॉइस होती है क्वालिटी की, और जब vocal cords लूज़ होते हैं या थिक होते हैं तो उस टाइम साउंड की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी अलग होती है। The vocal cords in man are about 20 millimeter long. मैन के अंदर वोकल कॉर्ड्स की लंबाई 20 mm होती है और वुमेन में इनकी लंबाई 15 mm होती है। चिल्ड्रन के अंदर बहुत ही छोटे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। यही वजह है कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन इन सब की आवाज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स का जो साइज़ है वो अलग अलग होता है। साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये तो हमें पता चल गया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हमें देखना है कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, उसको क्या किसी चीज़ की नीड होती है उसके प्रोपेगेशन के लिए। आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक्टिविटी है 13.7। टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर। आप एक गिलास लेंगे, शीशे का गिलास ले सकते हैं आप। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, ये सूखा होना चाहिए। प्लेस ए सेल फोन इन इट। अब आप इसके अंदर एक सेल फोन रखेंगे। आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। अपने दोस्त को कहिए कि आपके इस फ़ोन पे दूसरे फ़ोन से वो घंटी मारेगा। लिसन टू द रिंग केयरफुली, और रिंग को ध्यान से सुनेंगे। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स। अब आपको क्या करना है, जो टम्बलर है इसको आपको हाथों से अच्छे से ढक लेना है। पुट योर माउथ, अपने माउथ के आगे ले लेंगे इस टम्बलर को और इसकी सारी हवा को खींच लेंगे। अब अपने फ्रेंड को कहेंगे कि दोबारा से वो घंटी मारेगा। लिसन टू द रिंग वाइल शकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। जब आप उस शीशे के गिलास से हवा को खींच रहे हैं तो उसी टाइम आप रिंग सुनेंगे, आवाज़ सुनेंगे घंटी की। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू शक एयर। जब आप उसमें से एयर को खींच लेते हैं, हवा को खींच लेते हैं, तो साउंड बिल्कुल धीमी हो जाती है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। अब टम्बलर को से अपना मुंह हटा लेंगे। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। क्या साउंड दोबारा से तेज हो जाती है? यस, साउंड बिकम्स लाउड अगेन। दोबारा से साउंड तेज हो जाती है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? क्या ये पॉसिबल है कि जब टम्बलर के अंदर एयर कम हो जाती है तो उससे जो रिंग की लाउडनेस है उस पर भी असर पड़ता है? इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू शक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। जब उसके अंदर मोस्टली एयर को आप शक कर लेते हैं तो क्या होगा, हल्की फुल्की एयर बच जाएगी उसके अंदर, तो हमें रिंग की आवाज़, सेल फोन की जो रिंग बज रही है वो भी हमें कम सुनाई देगी। अगर हम उसमें से सारी एयर को शक कर लेते हैं तो क्या होगा, हमें बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। व्हेन एयर हैड बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल, जब किसी बर्तन से एयर को बिल्कुल निकाल दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वेसल के अंदर वैक्यूम है। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम, और साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। अभी तक हमने एयर के बारे में किया कि साउंड ट्रैवल करती है एयर में, और वैक्यूम में ये ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करती। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या
लिक्विड्स में साउंड ट्रैवल करती है। इसके लिए एक्टिविटी करके देखेंगे, आप घर पे भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। आपके मंदिर में छोटी सी घंटी होगी, आपने क्या करना है, एक बकेट लेनी है, बाल्टी लेनी है और उसको पानी से भर लेना है। टेक ए स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक हाथ में आपको बेल लेनी है और इस बेल को आपको हिलाना है ताकि साउंड प्रोड्यूस हो। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके हाथ में जो बेल है वो बाल्टी की सरफेस को टच ना करे। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, आपको ध्यान से अपना कान पानी के सरफेस पे रखना है। ध्यान रखना है कि आपके कानों में पानी ना घुस जाए। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आप जब बेल को हिला रहे हैं, घंटी को हिला रहे हैं तो उसकी साउंड सुनाई दे रही है? आपको साउंड सुनाई देगी। इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स। तो ये इस एक्टिविटी से श्योर हो जाता है कि साउंड लिक्विड्स में ट्रैवल कर सकती है। ओह, दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैं, वे भी वाटर के अंदर कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो। अब हम देखेंगे, हमने एयर में कर लिया, लिक्विड्स में कर लिया, अब देखेंगे कि क्या साउंड सॉलिड्स में भी ट्रैवल कर सकती है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी करेंगे, आप घर पे भी कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को, ये देखने के लिए कि साउंड सॉलिड्स में ट्रैवल करती है या नहीं करती। ठीक है, मीटर स्केल और लॉन्ग मेटल रॉड, आपके पास कोई लोहे की रॉड होगी घर पे पड़ी हुई, तो आप अपने दोस्त को कहिए, उसको एक हाथ से पकड़ेगा और दूसरा उसका जो रॉड का दूसरा सिरा है वो आप अपने कान पे लगाएंगे। अब अपने फ्रेंड को कहेंगे कि वो उस पर स्क्रैच करे, नाखून से स्क्रैच करेगा तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपके घर में डाइनिंग टेबल है तो अपने भाई बहनों से भी के साथ भी आप कर सकते हैं ये एक्टिविटी। अपनी बहन से जैसे आप कहेंगे कि आप इस पर नाखून से स्क्रैच करिए, ठीक है, तो आप टेबल के ऊपर बिल्कुल कान को सटा लेंगे और आपको जब आपकी बहन स्क्रैच करेगी टेबल पे तो आपको बिल्कुल साफ सुनाई देगा। वी फाइंड द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। तो हमने देखा कि साउंड वुड में और मेटल में सब में ट्रैवल कर सकती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि साउंड किसी भी सॉलिड के अंदर ट्रैवल कर सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। तो आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि साउंड स्ट्रिंग्स में भी ट्रैवल कर सकती है। हैव यू मेड इट टॉय टेलीफोन, क्या आपने कभी खिलौना टेलीफोन बनाया है? कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स, क्या आप कह सकते हैं कि साउंड स्ट्रिंग्स में भी ट्रैवल कर सकती है? जैसे यहाँ पे दो बच्चे दिखा रखे हैं, स्ट्रिंग है बीच में और यहाँ पे एक मेटेलिक ग्लास है। जब एक बच्चा बोलता है और दूसरा अपने कान पे लगाता है तो स्ट्रिंग में से साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और इस बच्चे को इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। We have learned so far that vibrating object produce sound। तो हम अब पता लगा चुके हैं, हमें पता चल गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जब वाइब्रेशंस होती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है और ये सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। द मीडियम कुड बी ए गैस, ए लिक्विड और ए सॉलिड। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो अब हमें इन एक्टिविटीज़ से पता चल गया कि साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस का मतलब है एयर, तीनों में ट्रैवल करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी हियर इट, लेकिन हमें कैसे सुनाई देती है? वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम अपने कानों के द्वारा साउंड को सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक ए फनल। जो कान का बाहरी हिस्सा होता है उसकी शेप ऐसी होती है जैसे फनल हो। व्हेन साउंड एंटर्स इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ ए थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। जब साउंड इसके अंदर एंटर करती है आउटर ईयर में तो ये एक कैनाल में से जाती है, ट्रैवल करती है साउंड, और जहाँ पे कैनाल ख़त्म होती है
वहाँ पे एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। द ईयर ड्रम इज़ लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर शीट। और ईयर ड्रम कैसा होता है, जैसे कोई रबर शीट होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेच कर रखी हो। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। आउटर ईयर से यहाँ पे कैनाल में जाती हैं, कैनाल के एंड पे यहाँ पे क्या है, ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम जब वाइब्रेट होता है, साउंड वाइब्रेशंस जब ईयर ड्रम तक पहुँचती हैं तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। और ईयर ड्रम क्या करता है, इन वाइब्रेशंस को मिडल ईयर में पहुँचा देता है। मिडल ईयर में यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों बोन्स वाइब्रेट होती हैं। ये वाइब्रेशंस को कहाँ पर पहुँचा देती, इनर ईयर में पहुँचा देती हैं। फ्रॉम देयर, इनर ईयर से कहाँ जाता है सिग्नल, ब्रेन में जाता है और हमें सुनाई देता है। We never put a sharp, pointed or hard thing into our ear. It can damage the eardrum. The damaged eardrum can impair hearing. हमें अपने कान के अंदर कोई भी शार्प, पॉइंटेड पेना या कोई हार्ड कोई भी ऑब्जेक्ट अपने कान में नहीं डालना चाहिए। ये हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। और अगर ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा तो हमें सुनने में परेशानी हो सकती है, हमारे सुनने की शक्ति पर असर पड़ता है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन की इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। तो किसी ऑब्जेक्ट की इधर उधर जो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम वाइब्रेशन बोलते हैं। और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कोई बॉडी कितनी बार वाइब्रेट करती है, यहाँ पे आप वर्ड वाइब्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ इट्स यूनिट। तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार वाइब्रेट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, सिंबल होता है Hz। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगी 20 हर्ट्ज। एक सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस हैं, 20 वाइब्रेशंस हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज। You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. हम अलग अलग तरह की आवाज़ पहचान लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को ना भी देखें तो भी हम उनकी आवाज़ को इजीली पहचान लेते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे होता है। These sounds must be different to enable you to recognize them. तो हम इन आवाज़ों को कैसे पहचान लेते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी डिफरेंट होती हैं। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी साउंड डिफरेंट होती हैं। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। साउंड की बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। Can we differentiate sounds on the basis of their amplitudes and frequencies? तो अगर हमारे पास डिफरेंट साउंड्स हैं, हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें किसके बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके अलग अलग एम्पलीट्यूड, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लाउडनेस ऑफ sound is proportional to the scale of amplitude of vibration producing the sound. किसी भी साउंड की लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्केयर के। फॉर एग्जाम्पल, इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। अगर एम्पलीट्यूड
ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल, dB। लाउडनेस की यूनिट होती है dB, डेसिबल। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है 10 डेसिबल होती है। सॉफ्ट विस्पर, जब कानाफूसी करते हैं तो उसका उसकी लाउडनेस होती है 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो होती है 60 dB। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ, व्हाट इज़ द लाउडनेस ऑफ द नॉर्मल कन्वर्सेशन। जब हम बातचीत करते हैं तो उस टाइम लाउडनेस कितनी होती है, तो हमें उसको लिखना है 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक, बिजी ट्रैफिक है तो वहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लाउडनेस हो जाएगी 70 डेसिबल। एवरेज फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर तो मशीनें चलती हैं, तो वहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लाउडनेस हो जाएगी 80 डेसिबल। अबोव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। अगर लाउडनेस 80 डेसिबल से ज़्यादा होती है तो बहुत ही जो शोर होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। किसी भी साउंड की लाउडनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज़ लार्ज साउंड प्रोड्यूसेस लाउड, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड भी लाउड होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड फीबल होगी, साउंड बहुत ही धीमी होगी। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। आप एक बेबी की साउंड को और एक बड़े जवान बच्चे की साउंड को, जैसे 20-22 साल का कोई लड़का है उसकी साउंड को और एक छोटे से बेबी की साउंड को आप कंपेयर कर सकते हैं। इवन इफ़ द साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे। अगर दो साउंड्स हैं फिर इक्वली लाउड हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ डिफरेंस होता है। लेट अस सी हाउ, कैसे होता है डिफरेंस। आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। मुझे हैरानी होती है कि मेरी वॉइस, दो अगर बच्चे हैं 20 ईयर्स के दो बच्चे हैं तो उनकी भी आवाज़ डिफरेंट होती है, ऐसा क्यों होता है। मेरी आवाज़ मेरे टीचर की आवाज़ से डिफरेंट क्यों होती है। अब हमने सेकंड फैक्टर करना है। साउंड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने कर ली है एम्पलीट्यूड, जिससे हमें लाउडनेस का पता चलता है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लाउड होगी, अगर कम होगा एम्पलीट्यूड तो साउंड बहुत ही धीमी होगी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमिन करती है, आवाज़ का तीखापन, श्रिलनेस होती है तीखापन। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो साउंड श्रिल होगी और फ्रीक्वेंसी और उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लो वी से दैट साउंड हैज़ ए लोअर पिच, और उसकी जो श्रिलनेस है वो भी कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी कम होगी और वो आवाज़ श्रिल भी नहीं होगी, वो आवाज़ फ्लैट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ड्रम वाइब्रेट्स विद ए लो फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे एक ड्रम बजा रहा है बच्चा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इसकी श्रिलनेस भी कम होगी। सेकेंड पिक्चर में एक बच्चा यहाँ पे क्या बजा रहा है, विसल, सीटी बजा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है तो श्रिलनेस भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे पिच कैसी होगी, यहाँ पे पिच कम होगी। ए ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी एंड लो पिच।
ए whistle, in case of whistle frequency is higher and it has higher frequency. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी श्रिलनेस भी ज़्यादा होगी. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. तो यहाँ पे कंपेयर किया है एक ड्रम को और एक विसल को. जो ड्रम की साउंड होती है वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है और लो पिच्ड साउंड होती है और फ्लैट साउंड होती है. लेकिन विसल में जब एक सीटी बजाता है कोई बच्चा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और उसकी पिच भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा श्रिल होती है, उसकी आवाज़ पैनी होती है. ए बर्ड मेक्स ए हाई पिच्ड साउंड वेयर एज ए लॉयन मेक्स ए लो पिच्ड रॉर. एक पक्षी की आवाज़ श्रिल होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है. लेकिन एक शेर की जो दहाड़ होती है वो लो पिच्ड वाली होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और उसकी आवाज़ बिल्कुल भी पैनी नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होती है. हाउएवर द रोर ऑफ ए लॉयन इज़ वेरी लाउड. हालांकि जो शेर की दहाड़ होती है बहुत ही लाउड होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है. लाउडनेस कौन डिटरमिन करता है? लाउडनेस एम्पलीट्यूड से डिटरमिन होती है. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी. वाइल द साउंड ऑफ ए बर्ड इज़ क्वाइट फीबल. लेकिन बर्ड की जो साउंड होती है फीबल होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम होता है. इसी वजह से बर्ड की साउंड बहुत ही फीबल होती है, बहुत ही धीमी होती है. एवरी डे यू हीयर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. हर रोज़ आप आवाज़ सुनते हैं बच्चों की और बड़ों की. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस. क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है? कैन यू से दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ ए एडल्ट. बच्चे की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एडल्ट की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है. यूजुअली द वॉइस ऑफ ए वुमेन हैज़ ए हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ ए मैन. औरतों की आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है आदमियों की आवाज़ के कंपैरिजन में. इसी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उनकी पिच ज़्यादा होती है और उनकी आवाज़ ज़्यादा श्रिल होती है. आदमियों में क्या होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है आवाज़ की, इसीलिए लो पिच उनकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और उनकी जो पिच होती है आवाज़ की वो भी कम होती है और जिसकी वजह से उनकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट होती है, मोटी आवाज़ होती है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए साउंड. अब तो हमें पता ही चल गया कि हमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की नीड होती है. कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग बॉडीज़. क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की आवाज़ को सुन सकते हैं? द फैक्ट इज़ दैट ऐसा नहीं है कि हम सभी आवाज़ों को सुन सकते हैं. सच्चाई ये है कि ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर. उन आवाज़ों को, उन साउंड्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल. अगर आता है आपका 1 मार्क क्वेश्चन, इनऑडिबल साउंड्स, द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर. Such sounds are known as inaudible. On the higher side, sounds of frequency is higher than. लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की हम सभी आवाज़ों को सुन सकते हैं. लिमिट है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज़ की साउंड्स को हमारा ईयर नहीं सुन सकता. तो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल रेंज क्या होगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज. तो इन ऑडिबल साउंड्स क्या होंगी? लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से
कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज वाली साउंड्स को हमारा ईयर नहीं सुन सकता। तो ये हो जाएगा इनऑडिबल साउंड्स। और ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज का रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। जैसे डॉग्स में ये एबिलिटी होती है, तो पुलिस इनको यूज़ करती है क्योंकि इंसान तो सुन नहीं सकते और यहाँ पे डॉग सुन सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स यूज़ करते हैं पुलिस वाले क्योंकि उनकी जो साउंड होती है वो बहुत ही कम होती है। The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequencies higher than 20,000 Hz। जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। Noise and music, we hear different type of sounds around us। हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह की साउंड सुनते हैं। Is the sound always pleasing? क्या साउंड हमेशा मन को खुश करती है? Does a sound sometimes cause discomfort to you? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साउंड होती है जिससे आपको परेशानी होती है। Some sounds are pleasant to the ear whereas some are not। कुछ हमारे कानों को अच्छी लगती हैं और कुछ अच्छी नहीं लगती। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। मान लेते हैं कि आपके पड़ोस में कोई निर्माण कार्य चल रहा है। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? क्या वहाँ से आने वाली सारी जो साउंड्स हैं वे आपको खुश करती हैं? डू यू एन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हॉर्न्स ऑफ द बसेज एंड ट्रक्स? बस और ट्रक जो हॉर्न बजते हैं उनके, तो क्या आपको ये साउंड एन्जॉय करती हैं? उन साउंड्स को आप एन्जॉय करते हो? सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर नोन एज नॉइस। ऐसी साउंड्स जो अनप्लीजेंट हैं, जिनको आप जिनको सुनना आपको अच्छा नहीं लगता, तो वे हो जाएंगे नॉइस। इन ए क्लासरूम इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड? अगर टीचर बाहर जाता है पीरियड ख़त्म करके और सभी स्टूडेंट्स शोर मचाना शुरू कर देते हैं या बोलना ही शुरू कर देते हैं, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा? वो वहाँ पे म्यूज़िक नहीं होगा, वो वहाँ पे नॉइस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड क्या है? अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कोई बच्चा अगर बांसुरी बजा रहा है या कोई दूसरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो हमें उससे अच्छा फील होता है। और म्यूज़िकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। जो हमारे कान को अच्छी लगे वही होती है म्यूज़िकल साउंड, और वही होता है म्यूज़िक। Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives us a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? लेकिन अगर म्यूज़िक बज रहा है जिससे हमें आनंद आ रहा है, अगर उसकी लाउडनेस, अगर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या ये आनंददायक रहेगा? ये नॉइस बन जाएगा, ये हमें डिस्कम्फर्ट देगा। Noise pollution. You already know that about air pollution। आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पता है। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर के अंदर अनवांटेड गैसेस और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर पोल्यूशन बोलते हैं उसको। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। उसी तरह से एनवायरनमेंट में ऐसी साउंड्स जिनको आप नहीं चाहते उनका बहुत ज़्यादा होना क्या कहलाएगा? नॉइस पोल्यूशन। अब हम करेंगे नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। साउंड ऑफ द व्हीकल्स की साउंड, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, आतिशबाजियों का छोड़ना, मशीनों की आवाज़, लाउड स्पीकर्स की आवाज़, टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन एप्लियंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, all contribute to noise pollution।
अगर टेलीविज़न को चलाते हैं बहुत तेज़ आवाज़ कर देते हैं, और रसोई में जो हमारे एप्लियंसेस हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर है बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, कूलर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है तो इससे आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे नींद का कम आना, हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का, एंड एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। एक आदमी, जैसे कोई वर्कर है और वो फैक्ट्री में काम करता है, लगातार मशीनों की आवाज़ उसके कानों में आ रही है, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसको टेम्परेरी हो जाएगा बहरा, या वो परमानेंट बहरा भी हो सकता है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, तो हम नॉइज़ पोल्यूशन को हम कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं? टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ द नॉइज़। अगर हमें नॉइज़ को कंट्रोल करना है तो जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो जो उसके स्रोत हैं, जो जो उसके सोर्सेज हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट इंजन्स। जो एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं उनके अंदर हमें क्या लगाने चाहिए? साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाने चाहिए ताकि वे साउंड को कम कर सकें। और कहाँ लगा सकते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में लगाने चाहिए, इंडस्ट्रियल मशीन्स में लगाने चाहिए, और होम एप्लियंसेस में हमने साइलेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल करने चाहिए। हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेजिडेंशियल एरिया? रेजिडेंशियल एरिया में हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? How can the noise pollution be controlled in a residential area? All noisy operations must be conducted away from the residential area. Noise producing industries should be set up away from the such areas. जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, हिंदी में इनको रिहायशी इलाके बोलते हैं, वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री जहाँ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है, वे इंडस्ट्रीज़ वहाँ से दूर सेटअप करनी चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। जो व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं उनका भी यूज़ कम से कम करना चाहिए। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम्स, इनको कम वॉल्यूम पे चलाना चाहिए। और फोर्थ हो जाएगा, रोड के चारों तरफ और बिल्डिंग्स के जहाँ पे बनी हुई हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होने चाहिए। इससे क्या होगा, साउंड रेजिडेंट्स तक लोगों तक कम पहुंचेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, पेड़ों की वजह से साउंड प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी, रास्ते में भी रुकावट बन जाएंगे, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। और इससे नॉइज़ पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस चैप्टर के कीवर्ड्स कराऊंगी और इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।